नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी और एसआई के लेकर जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत टोटल 40 वीडियो आने वाली है। आज 8वीं वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने आपको 7 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। जिन भाई बंधुओं को बिहार एसएससी और एसआई का एग्जाम देना है, शुरू से अंत तक सीरीज में जरूर बने रहे। आप एग्जाम में इसकी फायदा खुद ही परख पाएंगे। जैसा कि पास्ट में जितने भी क्लासेस हमने चलाया, उसकी फायदा आपको एग्जाम में ही आके समझ में आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। उसमें कुछ ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए, है ना, एकदम तैयार है। साथ ही साथ आप बिहार की क्लासेस कर रहे हैं तो बिहार के कुछ प्रश्न भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई मुद्रा यूरो। आप सभी जानते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है कि यूरोपीय संघ के द्वारा अपनाया गया सामूहिक मुद्रा का नाम क्या है, तो आप बताते हो यूरो। तो यूरो का प्रचलन कब हुआ था, है ना? तो इसकी प्रचलन जो है 1 जनवरी 1999 को शुरू हुआ था। 1999 को शुरू हुआ था। यूरोपीय संघ की मुख्यालय भी आपसे पूछी जाती है। तो यूरोपीय संघ की मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में है। ये कहाँ पे है? बेल्जियम के अंदर है। ठीक है भाई। इसके अलावा 1999 में जब यूरो को अपनाया गया तो एक साथ कितने देश ने अपनाया था? तो 11 देशों ने अपनाया था। आपने क्या सीखा? यूरोपीय संघ की जो अधिकांश देश है उसके मुद्रा क्या होते हैं? यूरो होते हैं। यूरो का प्रचलन कब हुआ? 1999 में हुआ। एक साथ कितने देशों के सहमति के साथ? तो 11 देशों के सहमति के साथ। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में ऐड होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो आपका दक्षिणी सूडान था, है ना। ये भी क्वेश्चन काफी दिन तक एग्जाम में बने रहे और अभी भी बने हुए हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आपको एक चीज और याद रखना है कि जो सोवियत संघ है, जो सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये आप याद रखेंगे 1991 में हुआ था, है ना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। सोवियत संघ विघटित होने के बाद भी रसिया जो है ये दुनिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाला देश है। तो समझ सकते हैं कि जब सोवियत संघ होगा तब कितने बड़े होंगे। ठीक है। तो ये 3-4 चीज इस स्लाइड से आप जरूर याद रखें। इसके अलावा इन सबों में सबसे इंपॉर्टेंट, यूरो को अपनाने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है यूरो को अपनाने वाला 20वां व अंतिम देश बना था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति में किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है? प्रकृति में किस बल को, कौन से फोर्स को जो है आभासी बल कहते हैं? तो अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल आपने पढ़ा होगा कि अगर बाहर के दीवार से केंद्र के तरफ फोर्स लगते हैं तो इसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और अगर केंद्र से बाहर की तरफ फोर्स लगते हैं तो इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने साइकिल वगैरह को मोड़ पे घुमाना हो तो आप अभिकेंद्रीय बल के सहारे घुमा पाते हैं। ठीक है। ये तो दिखता भी है ना। तो अपकेंद्रीय बल को आप आभासी बल भी कहते हैं। केंद्रीय, किसी वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जैसा कि बताया। और किसी वृत्ताकार पथ के केंद्र पर बाहर की ओर लगने वाली जो बल होते हैं उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसके अलावा इसी बल के सिद्धांत पे, यानी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे क्या क्या काम करता है? तो 2 चीज फेमस है, जिसमें से एक चीज आपसे पूछता है एग्जाम में, दूध निकालने वाला, दूध से जो क्रीम निकालते हैं, मलाई, तो ये कौन से सिद्धांत पे काज कर, मतलब किस बल के अनुसार काम करते हैं? तो अपकेंद्रीय बल के। और वॉशिंग मशीन भी इसी पे काम करता है। इसके अलावा गुरुत्वीय बल को प्रकृति में सबसे कमजोर बल माना गया है। गुरुत्वीय बल को, गुरुत्वाकर्षण की खोज कौन किए थे? तो न्यूटन साहब ने किए थे। न्यूटन साहब के नाम से बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं। गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, शीतलन का नियम, ये सभी के सभी न्यूटन जी दिए थे। इनके अलावा आपसे सबसे बड़ी समस्या जब जी का मान पूछता है एग्जाम में, देखिए जी 2 होते हैं, एक छोटका जी, एक बड़का जी। बड़का जी जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान है ना। तो इसमें जो बड़का जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, इंटू केजी इनवर्स 2। इस प्रकार से होगा। एक बार थोड़ा आराम से देखिए इसको और याद रखिए। राज्य सरकार के एग्जाम में पलायन वेग का मान, है ना, बड़का जी का मान, छोटका जी का मान, है ना, जो सूर्य की रोशनी पहुंचता है पृथ्वी पर उसकी मान, इसके अलावा 1 डिग्री में कितने डिफरेंस, ये सब क्वेश्चन को देखता रहता है और पूछता है। तो आपको पहले से ही तैयार रखना है। तो बड़का जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम इनवर्स 2
होता है। वहीं छोटका जी से जब भी क्वेश्चन आता है कथन के रूप में आता है कि छोटा जी का मान कहाँ पे अधिक होगा, कहाँ पे कम होगा, तो छोटा जी का मान सबसे जो आपका न्यूनतम होता है ये होता है भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे, है ना। इक्वेटर पृथ्वी के बीचों बीच वाली जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं, है ना। तो वहां पे आपका जी का वैल्यू सबसे कम होता है। कितना होता है? 9.78, है ना, और आपका प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसके अलावा जो आपका जी का मान सबसे अधिक होता है ये एक्सिस पे होता है, अक्ष पे होता है या ध्रुव कहिए, तो यहाँ पे 9.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इस प्रकार से होता है। ये दोनों याद रखेंगे। आपसे कथन के रूप में पूछा जाता है कि ऊंचाई बढ़ने से या फिर ऊंचाई कम होने से जी का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोनों ही केस में घटता है। चाहे तो ऊंचाई बढ़े तो भी घटेगा, या फिर गहराई, या फिर ऊंचाई कम होना मतलब गहराई होना, तो भी जी का मान घटेगा। पृथ्वी की रोटेशन की गति अगर ज्यादा हो जाए तो भी जी का मान घटेगा। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल पे होता है। न्यूनतम कहाँ होता है? इक्वेटर पे होता है। पृथ्वी की गति बढ़ने से जी का वैल्यू घटती है, ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत। अब बड़का जी का मान कंपलसरी याद रखिएगा। इसके अलावा पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग मतलब पलायन नहीं, जब बहुत सारे लोग जो है पलायन कर जाते हैं, जैसे बाढ़ वगैरह के समय में एरिया छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है। तो पलायन मतलब यहाँ से निकल लेना। अगर कोई भी पिंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के ज्यादा रफ्तार से अगर ऊपर की तरफ गति करेगा तो फिर ये लौट के वापस नहीं आएगा, है ना, लौट के वापस नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, पृथ्वी के निकल जाएगा पृथ्वी के क्षेत्र से। ठीक है भाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, कि बीमा धारकों को कितने रुपए का सुरक्षा कवर प्रदान करवाता है। अब देखिए ये रिक्स वाला योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें जो है जो बीमा लेते हैं उनको कितने रुपए का जो है मदद दी जाती है जब घटना घटती है तो आपका 2 लाख रुपए का। कितने का? 2 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2015 में। और कहां से हुआ था? तो कोलकाता के अंदर हुआ था। 331 रुपया सालाना है इसके, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं हाल फिलहाल के 2 से 3 साल में। चाहे राज्य सरकार के एग्जाम हो, सेंट्रल के एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और पूछे जाने की कारण भी है, जैसा कि आपने सुना होगा कि सब चीज तो बदल गए लेकिन किसान की स्थिति अभी भी नहीं बदले हैं, खास करके जो छोटे किसान हैं, है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट होने के लिए क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आएगा कि किसान की मदद करने वाली ये योजना है, आप समझिए। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये बार बार पूछे जाते हैं। ये 2019 में गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था, है ना। इसमें जो है आपका 6,000 रुपए की राशि किसानों को दी जाती है। 2-2 हजार के मतलब 4-4 महीने के गैप पे 2-2 हजार 3 बार। ठीक है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। ये जो है वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के लिए है। वरिष्ठ नागरिक मतलब जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत 2000 में हुआ था। अभी दिल्ली पुलिस 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक बार और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक बार। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ये 2000 में हुआ था। ये गाँव की जो है कनेक्टिविटी बनाने के लिए सड़कों वाली योजना थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी काफी पूछे गए एसएससी के द्वारा, है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो ये आपका 10 लाख तक के मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। इसमें 3 कैडर होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु वाले में 50,000 रुपया, तरुण वाले में किशोर वाले में 5 लाख और तरुण वाले में मैक्सिमम 10 लाख। देखिए जो मुद्रा है ना, MUDRA, इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है आपके एग्जाम में। जैसे नाबार्ड का पूछता है, जैसे नीति आयोग में नीति का पूछता है ना, जैसे सेबी में ई का पूछता है। इस प्रकार से जैसे FDI का फुल फॉर्म पूछता है। इसके अलावा NSDL का फुल फॉर्म पूछता है ना। NSDL अगर आप NPS में पैसा जमा करते हैं तो उसके खोफा के ऊपर में ही लिखा होता है NSDL, ये एजेंसी है ना। सरकारी नौकरी आप करेंगे, जो आपका NPS अकाउंट बनेगा उसमें यही संचालन करता है। ठीक है, तो इन सब का फुल फॉर्म जरूर याद रखें। तो मुद्रा का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड
रिफाइनेंस एजेंसी होता है मुद्रा का। सार्क का फुल फॉर्म भी पहले पूछते थे, अब कम पूछा जाना लगा है। सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एक आसियान है, आसियान का भी पूछते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, है ना। इस प्रकार से पूछते हैं। वर्तमान में 11 देश हो गए, पहला 10 था। इसके अलावा एक सेकेंड समय लेके मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ का स्कीम समझा दूं दोस्तों। पीडीएफ का जो स्कीम है RS 40 में क्या क्या मिलता है अपने यहाँ, तो एसएससी की पीडीएफ मिलती है, दिल्ली पुलिस की और टॉपिक वाइज, ये सभी के सभी आपको तैयार मिल जाएंगे। इसके अलावा RS 25 में एसएससी और टॉपिक वाइज की तैयार मिल जाएंगे। और ये ऐसा बनाया गया है कि आगामी 2 से 3 साल तक आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा, और ऐसे नंबर नहीं दिलाएगा कि 10% मिल गया, 50 पेज पर है, एक क्वेश्चन मिल गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है 80% तक क्वेश्चन आप कर ले जाओगे एग्जाम के अंदर। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन है समय के साथ करंट बदलेंगे, लेकिन इस हिसाब से बनाया गया है कि आपको लंबे समय तक जो है मार्केट में रखेगा। 25 रुपया में डीपी और टॉपिक वाइज मिल जाएगा, जिनको दिल्ली पुलिस का एग्जाम वगैरह देना है। 35 रुपया खर्च करेंगे, जो क्लास आप देख रहे हैं इसके 40 क्लास की नोट मिलेंगे इस प्रकार के, और टॉपिक वाइज फ्री में मिल जाएंगे। इनके अलावा 60 खर्च करते हैं एसएससी बीएसएससी एसआई टॉपिक वाइज सभी मिल जाएंगे, और 70 खर्च करते हैं उपयुक्त सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसमें 60 में 10 में मात्र 10 रुपया बढ़ने से आपको डीपी का भी मिल जाएगा। यूं कहे कि क्लास में नाम क्या होती है उस पर आप कम जाइए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से रीड कर लिया, किसी भी एग्जाम में आपको खड़े होने की साहस आ जाएगी, किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। नवपाषाणिक काल के स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पूछता है एग्जाम में कि भाई अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आप कहते हो कि अग्नि का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। पूरा पाषाण काल मतलब समझ जाते हो जब डेवलपमेंट एकदम जीरो था, उसी समय अग्नि का जो है आविष्कार हो चुका था। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत। तो ये नवपाषाणिक काल जो चिरांद है, ये बिहार के सारण में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे है? सारण डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल पायसरा, ये जगह का नाम है, ये मुंगेर बिहार में स्थित है। ये दोनों जगह बिहार में है, जरूर ध्यान रखिएगा, पाषाणिक काल से ताल्लुक रखते हैं। नवपाषाण काल में ही मानव की खेती करना प्रारंभ किया था, ये एक पॉइंट है। अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। प्रमुख पुराकालीन स्थल बेलन घाटी, ये मिर्जापुर में है। मिर्जापुर आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस हुआ। इसके अलावा भीमबेटका की गुफा, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। देखिए, भीमबेटका का गुफा जो है ये पूरा पाषाण काल में भी आता है और नवपाषाण काल में भी आता है, तो इसमें थोड़ा सा सतर्क रहे। भीमबेटका का गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट पूछा जाता है कि भीमबेटका का गुफा कहाँ है। या फिर एक और है मध्य प्रदेश में गुफा, बाघ गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही आपको सांची का स्तूप पूछता है। मध्य प्रदेश में ही आपको खजुराहों का मंदिर पूछता है। ये सब मध्य प्रदेश की चीज है, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नवपाषाणीन काल कोल्डिहवा, ये कहाँ पे है? इलाहाबाद प्रयागराज में है। इसके अलावा मेहरगढ़, ये भी नवपाषाणिक काल है, जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इन सब चीज़ों को सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों से रिलेट करना अगर आपको आ गया तो याद रखना भी इजी हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान का यहाँ नाम है तो पाकिस्तान में मेहरगढ़, वैसे ही मोहनजोदारो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल थी, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के और फेमस स्थलों में सुरकोतदा क्यों फेमस था भाई? तो यहाँ पे आपका बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, सुरकोतदा और लोथल में। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में है, इंडिया के अंदर है। उसी प्रकार से आपने बेलन घाटी मिर्जापुर में देखा, ये पूरा कालीन स्थल है। लेकिन अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात उत्तर प्रदेश में करेंगे कि कौन सा स्थान है, तो आलमगीरपुर है ना। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में ही है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थान है, साइट है, और ये सबसे पूर्वी साइट भी है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये सब थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखें मेरे भाई। इसके अलावा कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, या फिर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार में क्या लगाया गया है? दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले इसको रीड करते हैं कुतुब मीनार को। देखिए, कुतुब मीनार के दक्षिणी गेट में अलाई दरवाजा लगाई गई है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। कुतुब मीनार के प्रांगण में ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था, जबकि नींव रखने का
काम कौन किया था, तो ऐबक। तो एक कहानी की तरह पर है, कुतुब मीनार को किसने शुरुआत करवाया, ऐबक ने। ऐबक मर गए 1210 में। फिर इल्तुतमिश ने जो है इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। जब खिलजी वंश के शासन आए तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया और इसके प्रांगण में लगवाए। ये वाले पूरे लाइन की ये कहानी थी। इसके अलावा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। अभी आपने अलाई दरवाजा देखा, ये है आपका बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में है। और ये फतेहपुर सिकरी कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा लाल किला के पश्चिमी गेट को क्या कहते हैं, लाहौरी गेट कहते हैं। चूंकि पश्चिम के दिशा में पाकिस्तान है और पाकिस्तान में लाहौर भी है, तो पश्चिमी गेट को लाहौरी गेट और उत्तरी गेट को कहते हैं कश्मीरी गेट। चूंकि दिल्ली के एवज में आप देखेंगे तो उत्तर में आपको कश्मीर पड़ता है, तो उत्तरी गेट को कश्मीरी गेट कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ से एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब देश आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, है ना, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला के किस गेट से झंडा फहराया था, तो आप कहोगे लाहौरी गेट से। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। ये राज्य सरकार के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं ये वाला। जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह सेकेंड ने किया था। इसके जो भी ऑप्शन रहते हैं, जय सिंह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, ऐसा ऑप्शन रहता है और किसी का नाम नहीं रहता है, तो जय सिंह द्वितीय। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने किया था, तो ये दोनों द्वितीय वाला है। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि जो तराइन का युद्ध होता है, जो तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गुरी और आपका जो है पृथ्वीराज चौहान साहब के साथ, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान सेकेंड, पृथ्वीराज चौहान फोर्थ, इस प्रकार से दिए ऑप्शन और मोहम्मद गुरी को कॉमन रखा। तो क्या मारोगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, और भी बहुत सारे कहानी है ऐसे, जैसे आप मतलब गड़बड़ा जाते हो। जैसे आपसे पूछता है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, है ना, तो बहादुर शाह जफर। और इसी में आपसे पूछता है कि ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय, तृतीय, प्रथम, ऐसा लिखा रहता है ऑप्शन में, तो शाह आलम द्वितीय बताना है। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे किया गया था, श्री के संथानम समिति के अनुशंसा पे, जो केंद्र में आपका है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनकी स्थापना करी गई थी। इनकी स्थापना कब होती है, 1964 ईस्वी में होती है। वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, सुरेश एन पटेल है। सुरेश एन पटेल है मुख्य सतर्कता आयुक्त। हाल में ही श्रीवास्तव साहब को भी इसमें डिप्यूट किया गया है, लेकिन मुख्य जो सतर्कता आयुक्त है ये आपका यही है, कौन है भैया, सुरेश एन पटेल। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना भी एक समिति के अनुसार हुआ था, शिवरमन समिति के अनुशंसा पे 1982 में हुआ था। इसके मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर स्थित है और ये कृषि सेक्टर का जो है हायर संस्था है। सिडबी की स्थापना इसमें भी एक समिति की लगी थी, तो ये आबिद हुसैन समिति के अनुसार हुआ था। इसकी मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है और स्थापना 1990 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी एक कमेटी के अनुसार हुआ था। इस कमेटी का नाम है हिल्टन यंग कमेटी, है ना, स्थापना 1935 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है एक जो है जाने माने जस्टिस के अध्यक्षता में हुआ था, तो न्यायमूर्ति जस्टिस फजल अली, है ना, इनके अध्यक्षता में हुए थे 1953 में। इसी के अनुसार जो है भाषाई आधार वगैरह पे जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें पहला राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। भाषाई आधार पे बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, कई दफा आपसे पूछा जाता है। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से देवी देवता का है, तो ये भगवान भोलेनाथ को है, शिव को समर्पित है। तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर है इसके शासक कौन बनवाए थे, बहुत पूछे जाते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। राजराज प्रथम को गंगोई कोंडा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ जो अलकनंदा नदी के किनारे हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है। आपने बद्री पिक्चर जरूर देखा होगा, एक तो बद्री की दुल्हनिया भी है, शायद मेरे को पता नहीं, एक बद्रीनाथ भी है अल्लू अर्जुन का पिक्चर, है ना, जिसमें ये दिखाया गया है। इसके अलावा ब्लैक पैगोडा, ये कोणार्क की मंदिर जो है ब्लैक पैगोडा कहलाते हैं, भगवान सूर्य को समर्पित है, इसीलिए डायरेक्ट भी कहते हैं कोणार्क की सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर भी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, ये भगवान शिव को समर्पित है, लिंगराज मंदिर। इसके अलावा कर्नाटक स्थित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है, आपसे डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ लेते
लेते हैं कि हम्पी का खंडहर कहाँ स्थित है, तो आपसे बताना है कर्नाटक में, चूंकि यूनेस्को के साइट है ये, और अभी अभी आपकी यूनेस्को में 2 आए हैं, है ना, जैसे आपका होयसल का मंदिर समूह और शांति निकेतन, इन्हें भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन तो छपना ही छपना है, एक क्वेश्चन तो आउट ही है ना भाई, तो ये आपका ध्यान रखना है। तो ये हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर है ये आपको भगवान शिव को समर्पित है। विष्णुपद मंदिर और जो है विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है, आपका गया में है, जहाँ पे लोग पितृपक्ष कराने, श्राद्ध कराने आते हैं अपने पितरों का, है ना, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, नाम से स्पष्ट है विष्णुपद मंदिर। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? आपके लिए पुराना हो सकता है, एग्जामिनर के लिए नया ही रहेगा 2011 का जनगणना, जब तक ऑफिशियली जो है पूर्णतः डाटा बाहर निकल नहीं जाता नया जनगणना का, ठीक है। तो 2011 जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या जो है 32.1% आंका गया था। 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या, इसको घटा देंगे तो आपको जितना आएगा लगभग आंसर हो जाएगा। इसके अलावा, है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, है ना, 32, 68, 32, ठीक है, तो ये 67 होना, नहीं 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 सही है, 68 और 32 तो ऐसे ही हो गया भाई 100, तो ये 67 होगा, है ना। देखिए इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि है, आप समझ सकते हैं कि 32 के करीब, डायरेक्ट समझिए, ये तो भाई कहीं भी एक जैसे नहीं लिखा रहेगा ग्रामीण शहरी में। 32% आपके शहरी है और लगभग 68% जो है आपके ग्रामीण है। इसमें जब भी ऑप्शन देगा तो दूर का ऑप्शन देगा, है ना, तो यहाँ 68 कर लीजिएगा सीधा सीधा। इसके अलावा भारत के ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कब मापा गया था? तो 1911 से जो 21 वाला जनगणना हुआ था उसमें आपके भारत की जो जनसंख्या वृद्धि के जगह पे घट गया था। और एक ऐसा काल आया भारतीय इतिहास में, भारतीय जनगणना के इतिहास में, कि इसे जनसंख्या विस्फोट का काल कहा गया। ये 1961 से 1971, इसमें जनसंख्या वृद्धि काफ़ी हुआ था। ये आपका हुआ था 24.8%, जो अब तक का सबसे हाइयर है। पिछली 2011 जनगणना में आपका जनसंख्या वृद्धि 17.64% था, है ना, तो ये ध्यान रखें थोड़ा बहुत जनगणना से। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे अधिक साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर, सबसे अधिक शहरी, सबसे कम शहरी, ग्रामीण, है ना, ये सब जरूर जो है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और मैं कई दफा आपको पढ़ा चुका हूं और बार बार सेम चीज रिपीट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, फिर भी कर देते हैं आज एक बार और, है ना। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता वाला है तो केरल पहला, दूसरा मिजोरम है, सबसे कम बिहार और दूसरा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। कभी भी कोई भी आंकड़ा शुरुआत से 2 लास्ट से 2 जरूर याद रखें मेरे भाई। इसके अलावा, है ना, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। पुदुचेरी जो है ये सबसे अधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला यूटी है आपका पुदुचेरी। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र का है, सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम का है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी का है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी का है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम का है। सबसे अधिक जनसंख्या ओवरऑल यूपी का है, सबसे कम ओवरऑल जनसंख्या भी सिक्किम का है। तो सिक्किम तीनों में जो है पहला स्थान पे है। इसके अलावा लिटरेसी रेट हो गया। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सबसे अधिक बिहार का है, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत तो काम आएगी भाई। इसके अलावा जनगणना 2011 2 चरणों में कराए गए थे। इसमें 34 प्रश्नों को शामिल किया गया था। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में कराए गए थे। पहली बार जनगणना 1872 में कराए गए थे। लगातार जनगणना 1881 से हो रही है। अंतिम जनगणना 2021 में होने वाली है ना, हालांकि हो जाना चाहिए था। इसके अलावा भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? जो बच्चे पहले वीडियो देखा होगा ये वाली, ये जरूर देखे होंगे पहले भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु जो है जरूर याद करके रखें। यहाँ से राज्य सरकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो पश्चिमी बिंदु है भारत का, इसे कहते हैं गौहर मोती। ये कहाँ पे है? गुजरात प्रांत में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है गौहर मोती, है ना, कच्छ के पास है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु का नाम है किबुथु। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। दक्षिणी बिंदु को हम पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहते हैं और उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा कॉल कहते हैं। तो ये 4 बिंदु है जिसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत की जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, तो ये भी यहाँ पे दर्शाया गया है, अच्छा किया गया है। 8 राज्यों से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
अगर आपसे पूछे कि दक्षिणतम बिंदु का, है ना, मुख्य भूमि कौन सा है, बिंदु है मतलब मुख्य भूमि वाला दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। ठीक, इसके अलावा भारत की सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी जगह के बीच के समय अंतराल का गैप कितना होता है, तो 2 घंटा। लगभग आप देशांतर में अंतर पाएंगे तो 30 डिग्री हो जाता है, और 1 डिग्री में 4 मिनट, 3 चौका 12, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी स्थित है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी जो है ये असम में स्थित है। कंचनजंगा चोटी सिक्किम में स्थित है, जो भारत का पूर्ण रूपेण प्योरली सबसे ऊंची चोटी है। ये कहने का मतलब है कि केटू भी भारत में है, और केटू दुनिया की दूसरी सबसे हाइट वाली चोटी है, जबकि कंचनजंगा जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे अधिक हाइट वाली चोटी है। तो उस हिसाब से तो केटू होना चाहिए, लेकिन केटू पूर्णतः भारत का नहीं है, पूर्णतः जो है आपका ये कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा की हाइट भी पूछी जाती है। शुरुआत से 3 हाइट जरूर याद रखें, आपको पूछा जाता है। 88-50 मीटर एवरेस्ट का है ना, 86-11 मीटर आपका केटू का है, और 85-86 मीटर आपका कंचनजंगा का है। तो ये तीनों हाइट जरूर रखें, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई या अनाईमुदी, जिसे कार्डेमम हिल या इलायची पहाड़ी कहते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये आपका केरल के अंदर स्थित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है ये कहाँ पे होता है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी में होती है, और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अब देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, देखिए ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, और यहाँ जो आपका भी शेप बनता है भारत के नक्शा में, यहाँ तमिलनाडु है। तो यहीं पे आपकी नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ पे ये और ये दोनों मिलती है, सिंपल सी बात है। तो इसे आप इमेज से भी याद रख सकते हैं, अपने मैप से। इसके अलावा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा है, लेकिन पार्टिकुलर अगर आपसे पूछे कि भाई उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देवमाली है ना। पहले महेंद्रगिरी लिखता था एग्जामिनर, अब देवमाली को खोज लिया गया है, ध्यान रखेंगे। गारो खासी जयंतिया चोटी कहाँ पे है, मेघालय में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था कि गुरु शिखर है, और ये गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में करा गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना रसिया, है ना, रूस, है ना, तथा रोमानिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भी 3 फैक्ट्रियां स्थापित किए गए थे। सबसे पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बता देते, 51-56 पहला था, तो ये 56 से 61 हो जाएगा, 1900 जोड़ लीजिएगा, 1956 से 61। ये पीसी महाल नोविस के मॉडल पे आधारित था। ये पीसी महाल नोविस के जन्मदिन पे हम 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं, है ना। तो इसमें 3 फैक्ट्रियां लगाई गई, एगो दुर्गापुर में, एगो राउरकेला में, एगो भिलाई में। तो दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में है, और भिलाई जो है मध्य प्रदेश में, रूस के सहयोग से। अब भिलाई छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा एक आपसे पूछता है टिस्को की स्थापना कब हुई, तो टिस्को, है ना, टाटा वाला, तो 1907 में हुआ था, जमशेदजी टाटा के द्वारा। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत में पहली बार उर्वरक की कारखाना कहाँ लगा, तो रानीपेट में लगा था 1906 में। रानीपेट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि जो जूट का मिल है सबसे पहले भारत में कहाँ लगा था, तो जूट का मिल सबसे पहले भारत में जो है रिसरा में लगा था। इसे भी ध्यान रखेंगे। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, और बिहार के हर 3 एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है और आम्र वर्षा कहाँ होती है। हर तीसरे एग्जाम में से आपको हर में दिख जाएगा ये दोनों क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के जुड़ी समाचार पत्रिका बंगाली का संपादन किसने किया था, नाम ही है बंगाली, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा करा गया था। भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट शुरुआत किसने किया था, जेम्स हिक्की ने किया था। मिरात उल अखबार तथा संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संचालन राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत कुछ है, आप सब जानते हैं, सब बता चुके हैं। आत्मीय सभा 1815 तथा ब्रह्म समाज 1828, ये दोनों राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद को मानता था। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है देश के बाहर जो है ब्रिस्टल में हुआ था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दिया था। राजा राम मोहन राय को जो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने 1829 में करा था। तो ये सब कुछ एक बातें जो है राजा राम मोहन राय के से जुड़ा हुआ है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है, जहां से हम वंदे मातरम लिए हैं। आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन
अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो आप बताते हो भाई, एक सेकेंड, 1896 की जगह इसको 1896 ईस्वी, है ना, वहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था और रहमतुल्लाह सयानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, कोलकाता में हुआ था। इसके अलावा दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ना, ये सबसे लेटेस्ट वाला हो जाएगा, तो ये विशाखापत्तनम में है ना। इसके अलावा वर्तमान में देश के कोलकाता मेट्रो रेलवे सहित 19 रेलवे जोन है। अगर कोलकाता को नहीं जोड़ेंगे मेट्रो वाला को तो 18, इसको जोड़ दिए तो 19, चूंकि इसको भी जो है प्राप्त है आपका मान्यता। इसके अलावा मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, एक तो सेंट्रल रेलवे और एक आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। पूर्व तटीय रेल ये भुवनेश्वर में है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेल है ना, इसका क्या हो जाएगा, उपुतरे। इसे आपने मालगाड़ी के डब्बा सब पे ऐसे लिखा हुआ जरूर देखे होंगे। ये कटिहार में है। पूर्व मध्य रेलवे पुमरे है ना, ये कहाँ पे है, हाजीपुर, जहाँ का आप एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्वी रेलवे कोलकाता में और उत्तरी रेलवे दिल्ली में। ये 4 महानगर में चारों जो है मतलब दिशाओं का जो मुख्यालय है रेलवे को रखा गया है। ठीक है भाई, है ना, 4 महानगर है ना अपने पास, मुंबई, चेन्नई, आपका जो है दिल्ली और आपका एक है ना कोलकाता। किधर गया भाई, कोलकाता। तो ये 4 है ना। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस महानगर का नाम अब तक नहीं बदला गया है। मैंने भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए, मद्रास से चेन्नई हुआ, कलकत्ता से कोलकाता हुआ, इसके अलावा दिल्ली और मुंबई, बम्बई से मुंबई हुआ, दिल्ली का नाम नहीं बदला गया है। ठीक है। इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज या इलाहाबाद, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ चला, कोलकाता में, ध्यान रखेंगे, है ना भाई। भारत में पहली बार एशिया का खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जो एशियाई खेल का आयोजन हुआ दूसरी बार होगा, 1982 ऑप्शन है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन हुआ 1982 में दिल्ली में। पहली बार हुआ एशियाई खेल 1951 दिल्ली, ये शुरुआती संस्करण था, वो भी दिल्ली में हुआ। दूसरी बार 1982 दिल्ली में हुआ। अंतिम एशियाई खेल 2022 आयोजन कहाँ पे हुआ, चीन के झुंझुआओ में। यहाँ पे भारत को कितने पदक मिले, 107 पदक मिले, जो अब तक का एशियाई खेल में सबसे सुहाना सफर है। इसके अलावा भारत में एकमात्र बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आपका इंग्लैंड के अंदर हुआ है, जो है आपका बर्मिंघम के अंदर। और इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत आपका 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। भारत जो है 1934 ब्रिटेन राष्ट्रमंडल खेल से भाग ले रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल का अगला संस्करण 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगी, है ना। राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। ये उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे हैं। सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु के कांति रावा स्टेडियम में हुआ है, जहां पे विजेता भारत, उप विजेता कुवैत रहे हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत के उड़ीसा के 2 स्टेडियम कलिंगा और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हुआ है। यहाँ पे विजेता जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में, 37वें गोवा में और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। इसके अलावा सही सुमेलित कीजिए, चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन को आप क्यों जानते हैं भाई, चार्ल्स डार्विन को क्यों जानते हैं? जॉन ग्रेगरी मेंडल को आनुवंशिकता के लिए तो वंशानुगत में चला जाएगा। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन को जैव विकास को समझाया था। देखिए, जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ये हल्डन कहाँ गया, ये है। और कैरोलस लूनियस द्विनाम पद्धति के जनक है। इसी प्रकार से आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसके पुस्तक कब आए थे, तो 1959 में आए थे। इसके अलावा कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। सजीव जगत को 5 भागों में किसने बांटा था, तो व्हिटकर ने बांटा था। इसके अलावा आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, ग्रेगरी मेंडल को कहते हैं। ग्रेगरी मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था अपने प्रयोग के लिए। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने हाल में ही मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना चलाया है, तो मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहन योजना, ये भी जो है महिलाओं और बच्चियों से जुड़े हुए हैं, ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा हमारे बेटी हमारा मान योजना, ये छत्तीसगढ़ में है ना, महिलाओं लड़कियों से। इसके अलावा शिक्षा श्री योजना, कन्या श्री योजना, ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा
हृदय में किस प्रकार की पेशियों का अभाव होता है। देखिए हृदय में जो है ना, हृदय का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है कि अभी चाहो तो इसे बंद कर दो फिर रात को चालू कर दो, ठीक है, ये चलता ही रहता है और जब रुकेगा तो रुक जाएगा, है ना। तो भैया ये जो है हृदय किस प्रकार की पेशी की अभाव पाई जाती है, तो ऐच्छिक पेशी इसमें नहीं होती है। जैसे अपने पास हाथ पैर सब में ऐच्छिक पेशी होती है, जो उंगली चलाना चाहो आप हिला सकते हो, अपने मन के हिसाब से कंट्रोल करते हो, लेकिन हृदय को नहीं, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है। ऐच्छिक पेशियां किसे कहते हैं, ऐसी पेशियां जो अस्थियों के साथ जुड़ी हो, इच्छानुसार कार्य कर सको, है ना। इसके अलावा एक वयस्क मानव में हृदय को अच्छे से रीड करेंगे, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये शरीर में जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक वयस्क मानव में हृदय की वजन कितने होते हैं, तो 300 ग्राम तक मैक्सिमम। इसके अलावा हृदय में जो मरमर दोषपूर्ण कपाट की जो है संकेत होती है, मरमर की अगर आवाज़ आती है तो अंदर जो है कोई भी कपाट बाल्ब में जो है कोई खराबी आ गई है। स्तनधारी तथा पक्षी के जो है कितने चैम्बर वाली हार्ट होती है, तो बताइएगा 4 चैम्बर वाली हार्ट होती है। स्तनधारी तथा पक्षी 4 चैम्बर वाली हार्ट को धारण करती है, 4 चैम्बर वाली, 2 निलय 2 आलिंद। इसके अलावा उभयचर तथा रेप्टेलिया, उभयचर जो आपका एम्फीबियन होते हैं, जो स्थल और वाटर दोनों में रहते हैं। रेप्टेलिया जो रेंग के चलते हैं, इसमें 3 चैम्बर वाली हार्ट होती है, लेकिन एक रेप्टेलिया है मगरमच्छ, ये अपवाद है, इसमें 4 चैम्बर वाली हार्ट होती है। इसीलिए डायरेक्ट भी पूछता है कि मगरमच्छ में कितने चैम्बर वाली हार्ट होती है। इसके अलावा मछली, जो भी आपका मछली होते हैं, सबसे पहले तो शीत रक्त के प्राणी होते हैं मछली, है ना, तो इसमें 2 चैम्बर वाली हार्ट होती है। इसके अलावा हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पंप करना है, ब्लड को पंप करना है, ठीक है। और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को वहन करना कौन है, कि लाल रक्तकण में जो हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन का सप्लाई करता है शरीर के विभिन्न हिस्सों में। इसके अलावा मानव शरीर में हृदय में स्थित आलिंद के दीवार से एक हार्मोन निकलता है, ANF, ठीक है। यह हार्मोन क्या करता है कि उच्च रक्तचाप जब होता है, होने की संभावना होती है, तो उसे बैलेंस करके रखता है। अगर ये हार्मोन निकलना बंद हो जाए तो ऐसे रोगी को उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ECG की जो जांच होती है, ये हार्ट के लिए होता है, ECG के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके अलावा इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, है ना, कार्डियोलॉजी लिखिए यहाँ पे, ग्राफी मतलब लिखने से हो जाएगा, लॉजी मतलब अध्ययन से होगा। इसके अलावा फोटोन का आविष्कार किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था फोटोन, है ना। इसके अलावा फोटोन की खोज कब होती है, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। फोटोन का द्रव्यमान और भार लगभग कितना होता है, एकदम शून्य माना गया है, ठीक है भाई। फोटोन का द्रव्यमान और भार शून्य होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, पॉली ने किया था। ये एंटी कण है, ये परमाणु के बेसिक कण नहीं है, परमाणु के बेसिक 3 ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रिनो है, इसके खोज पॉली ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज आपसे पूछे जाते हैं, हेनरी बैकुरल ने किया था, है ना। रेडियम की खोज पूछी जाती है, मैडम क्यूरी ने किया था। अल्फा, बीटा और गामा, ये रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणें हैं। इसमें सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है गामा की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य भी गामा की होती है। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होते हैं, उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होती है ना, प्रकीर्णन कहिए, विचलन कहिए, है ना। तो ये जो है सबसे कम जो होगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि भाई जो गामा किरण है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे फास्ट भागता है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ जो है आप रिलेट कर सकते हो, हालांकि इसका सीधा सीधा रिलेशन नहीं है, प्रकाश एक अलग चीज है, इसकी चाल अलग चीज हो जाएगी, है ना, लेकिन फिर भी, है ना, आप याद रखने के लिए मैं आपको बता दिया हूं, ऐसे रिलेशन करके लिंक कर सकते हो। पवन की वेग किस यंत्र से मापी जाती है, तो एनीमोमीटर से मापी जाती है पवन की वेग, हवा की चाल। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, लैक्टो शब्द ही अपने आप में दूध से जुड़ा हुआ है, लैक्टोमीटर है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होती है जिससे दही जमती है ना। लैक्टिक अम्ल होता है जो दूध में होता है, दूध में प्रोटीन जो होता है केसीन होता है, केसीन नामक प्रोटीन जो है दूध में होता है, और इस केसीन नामक प्रोटीन को कौन पचाता है, तो रेनिन नामक जो एंजाइम होता है ये पचाता है, जो पेट में पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन जो है अन्य प्रोटीन को विखंडन करता है, जबकि रेनिन जो है दूध में जो आया हुआ प्रोटीन है उस पर काम करता है, ठीक। वायुमंडल में आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापते हैं, जबकि अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं, ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर इसका मात्रक होता है। अत्यधिक उच्च तापमान को पैरोमीटर से मापते हैं, जैसे भट्टी की तापमान हो गया, सूर्य का तापमान हो गया, कहाँ से मापोगे, पैरोमीटर से। इसके अलावा
महो स्केल पे किसी भी पदार्थ की जो कठोरता होती है उसको मापा जाता है। महासागर की गहराई को मापने के लिए हम फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे? आपसे बहुधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला जो आपका वर्ल्ड कप इंडिया जीता था तो कौन से 2 देश फाइनल में गए थे और फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था। आज मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको। स्वतंत्र भारत की प्रथम टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ थे। ठीक है, लाला अमरनाथ ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार भारत के लिए इंटरनेशनल स्तर पे जो है शतक भी लगाया था, अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। इसके अलावा प्रथम जो विश्व कप का 1983 में हम विजेता बने थे उसके कप्तान कपिल देव थे। और कपिल देव साहब जो है ना मतलब इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मतलब अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। दूसरी बार जो वर्ल्ड कप जीते महेंद्र सिंह धोनी माही की कप्तानी में जीते। देखिए कपिल देव को जो किताब है स्टेट फ्रॉम हार्ट है और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। इसके अलावा तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले भारतीय जो है पहला ये सुरेश रैना है। सुरेश रैना अब हमारे बीच जो है खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, मतलब संन्यास ले चुके हैं। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 में हुआ था। 2023 में यह भारत में संपन्न हुआ है जहां विजेता ऑस्ट्रेलिया लगातार छठी बार। सबसे हाईएस्ट पारी वाला बात हमने कल कहा था, ग्लेन मैक्सवेल सबसे हाईएस्ट पारी अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन बनाया था। इसके अलावा विजेता भारत रहा है। 2023 में जो फाइनल वर्ल्ड कप में जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है ये आपका विराट कोहली को दिया गया है। सबसे अधिक रन के साथ साथ एगो विकेटों लिया है। इसके अलावा सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिया है। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? मोटेरा जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके अलावा केंद्र में पहली बार 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। यह किस पार्टी से थे? तो जनता पार्टी से थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है इंडिया के। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हैं सभी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। एकमात्र जो सबसे पहले आए कि बिना कांग्रेस से कोई मतलब नहीं दूसरे पार्टी से, तो ये थे आपका कौन भैया? मोरारजी देसाई साहब, जनता पार्टी से। मोरारजी देसाई के समय में अनवरत योजना चलाई गई। आप जानते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना और जो आपका छठी है ना 5वीं पंचवर्षीय योजना में काफी उथल पुथल रहा। एक बार इंदिरा गांधी की सरकार, फिर जनता पार्टी की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, तो ये जो है उथल पुथल चलता रहा। तो इसी में जो है 1978 के दरमियान अनवरत योजना चलाई गई है ना, या फिर चल योजना, इसे भी चल योजना भी कहते हैं। इसके अलावा मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है 10 टाइम, ये भी रिकॉर्ड इनके नाम है। इनके अलावा स्वतंत्र भारत की प्रथम बजट सन्मुखम शेट्टी ने पेश किया था और गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। गुलाम वंश के प्रमुख शासन बलबन का नाम क्या था? देखिए गुलाम दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिनको अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। तो गुलाम वंश के शासक बलबन का नाम बहाउद्दीन था। गुलाम वंश पर गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1249 से 1286 थे, है ना। इन्होंने सिजदा एवं पैबोस तथा नवरोज त्यौहार स्टार्ट करवाए थे। नवरोज जो है ये पारसी धर्म का त्यौहार है। डायरेक्ट भी पूछता है नवरोज किस धर्म का त्यौहार है, तो बताइएगा पारसी धर्म का। इसी प्रकार से एक नवरेह त्यौहार है। नवरेह त्यौहार जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का नववर्ष त्यौहार है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी तथा घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया, गुल खिलातुल सनमलो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। सबके संस्थापक का नाम आपके सामने है, आपको याद रखना चाहिए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिजर खां और लोदी वंश बहलोल लोदी। अंत में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है 1526 में। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हार जाते हैं बाबर के साथ और मुगल वंश की स्थापना होती है भारत में। सल्तनतकालीन शासकों की जो कुछ उपलब्धि हैं जरूर ध्यान रखना चाहिए। 1 मिनट में सल्तनत काल समाप्त कर दूंगा भाई, और ऐसे ही पढ़िए। जैसे आपने रात लंबिया लंबिया वाला गीत सुनते हो तो बराबर समझ में आ जाता है भाई लंबी लंबी रात की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी कहानी जैसे समझ लीजिए ना, एक आदमी मेहनत कर लीजिए, काम हो जाएगा। है सल्तनतकालीन शासकों की उपलब्धि, इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण के जो है कार्य को पूर्ण करवाया था। नींव कौन रखा था? ऐबक। चांदी और तांबा का सिक्का चलवाया था। ये भी किसकी बात हो रही भाई? इल्तुतमिश की बात हो रही है। ठीक है, चांदी का टका नाम दिया था, तांबा का जीतल नाम दिया था। तुर्कान ने चहलगानी दल का गठन भी किया था। अब कौमा आ गया, इल्तुतमिश खत्म। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। कृषि विभाग दीवान कोई की स्थापना किए थे। इन्हीं के काल में इब्न बतूता भारत आए थे जिन्होंने रेहला नामक एक अरबी पुस्तक लिखे थे। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक को पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है सल्तनत काल में। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा का निर्माण करवाए थे, है ना। सीरी के किला का निर्माण करवाए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करवाए थे। गयासुद्दीन तुगलक
सबसे पहले नहर निर्माण करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक बड़ी मात्रा में नहर निर्माण करवाए थे और मोहम्मद बिन तुगलक एक सांकेतिक मुद्रा भी जारी किए थे। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं आपके कहाँ पे। रजिया का नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला जिन्होंने शासन किया सल्तनत पे। इसके अलावा किस हर्यक वंशीय शासक को कुनिक कहा जाता है, तो अजातशत्रु को। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर को गद्दी संभाला था। हर्यक वंश मगध के सबसे प्राचीन वंशों में एक जाना जाता है। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसके हर अगला शासक अपने पिताजी की हत्या करके ही गद्दी पर बैठे थे, ऐसा गद्दी नहीं चाहिए। इसके अलावा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है भैया। इसके अलावा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। गुप्तकालीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है, अर्थात समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी थे। ठीक है। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है यह स्कंदगुप्त ने करवाया था। और मैंने एक शक शासक का नाम और बताया था, रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम जो शक शासक थे, ये भी आपका सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। और ओरिजिनल सुदर्शन झील का निर्माण किसके काल में हुआ है, मौर्य वंश के काल में हुआ है। ठीक है भाई। स्कंदगुप्त की क्या उपलब्धि है, तो भारत में हुनों के आक्रमण को टाला था। महाजनपद काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रिज, जिसे हम आजकल क्या कहते हैं, राजगीर कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा महाजनपद कितने थे प्राचीन काल में, 16 महाजनपद का वर्णन कौन से निकाय में मिलेंगे, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ का नाम है। अजातशत्रु के समय पहले बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगीर में, है ना। कब हुआ था, 483 BC में। इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महाकश्यप। ठीक है भाई। बौद्ध संगति टोटल 4 होते हैं, जैसे अजातशत्रु के फिर कालाशोक के समय वैशाली में हुआ, फिर अशोक के समय पाटलिपुत्रा में और कनिष्क के समय टंडोलवन कश्मीर में हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, वित्त आयोग से है। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं आर्टिकल 280 के अनुसार। और राज्य में जो वित्त आयोग की गठन होती है ना, ये 243 आई के अनुसार होती है और राज्य में राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल करते हैं। तो दोनों बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया है, राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिलेट करके पढ़िए, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के साथ, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ। इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा चीज, है ना। इसके अलावा वित्त आयोग कैसा निकाय है, पंचवर्षीय निकाय है, क्योंकि 5 सालों के लिए बनाया जाता है। और अभी कौन से चल रहे हैं, 15वें चल रहे हैं, NK सिंह अध्यक्ष। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध पे एक आयोग बनाया गया था, सरकरिया आयोग। ये कब आया था, 1983 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से इंगित करता है, लेकिन बजट शब्द का मेंशन नहीं है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए बिहार की कोई भी एग्जाम जहाँ पे एक मुद्रा और एक आपका राजधानी जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। सियरा लियोन नामक अफ्रीकी देश की राजधानी कहाँ है, फ्रीटाउन। फ्रीटाउन है सियरा लियोन की राजधानी। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ अफ्रीकी कंट्री जिसके राजधानी और करेंसी आप देखेंगे। सियरा लियोन ये फ्रीटाउन है, इसकी जो करेंसी है लियोन है ना। बहुत अच्छा है, जैसा नाम वैसा करेंसी। इसके अलावा सेशेल्स सेशेल्स है। सेशेल्स की राजधानी है आपका विक्टोरिया। करेंसी है सेशेल्स में रुपया। ठीक है भाई, सेशेल्सी रुपया। सेनेगल है, इसकी राजधानी डकार, काफ़ी पूछे जाते हैं। इसकी मुद्रा है फ्रैंक। सोमालिया की राजधानी है मोंगादिशु, इसकी राजधानी है सोमाली सीलिंग, है ना। सीलिंग मतलब समझ रहे हैं ना, सीलिंग कर देते हैं बिल्डिंग वगैरह को। इसके अलावा एक सील होता है जो जब्त करना होता है, मतलब सील कर देना, बंद कर देना। एक सीलिंग होता है, सीलिंग जैसे पानी वानी रिश्ता है ना, उसको सीलिंग करते हैं। इसके अलावा सूडान की राजधानी है खार्तूम। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ पे भाई, जुबा, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये है आपका साल्वाडोर, ये उत्तरी अमेरिकन देश है, इसकी राजधानी है आपका साल्वाडोर। इसके अलावा ये बरमूडा क्या है, एंटीगुआ या बारबुडा। सेंट जॉन राजधानी है, क्यूबा की राजधानी हवाना। तो यहाँ से जो है 2 बहुत बार पूछे जाते हैं, एक तो क्यूबा की पूछे जाते हैं और एक आपका सेनेगल का पूछा जाता है ना। इनके अलावा भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेताई समूह के लोगों का निवास भारत के किस राज्य में है। देखिए मेताई अभी काफ़ी मणिपुर में आपने सुना होगा, तो ये मणिपुर है। इनके द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में लाई हरोबा है। लाई हरोबा त्योहार डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताते हो मणिपुर। इसके अलावा लाई हरोबा में वो पेना नामक वाद्य यंत्र का जो है प्रचलन है, जो मणिपुर की पारंपरिक वाद्य यंत्र है पेना, है ना। और गांव घर में हमारे बिहार में पेना किसको बोलते हैं, जो मतलब हल चलाने के लिए, जो जानवर को चलाने के लिए छोटा सा डंडा होता है, उसे पेना बोलते हैं। इसके अलावा मणिपुर के अन्य त्योहारों की मणिपुरी नृत्य होता है, थांगटा मार्शल आर्ट होता है, कचई लेमन फेस्टिवल होता है, याओ सांग जो मणिपुर की होली होती है, ये सब मणिपुर की त्योहार है। इसके अलावा संथाल
मुंडा, हो, बिरहोर, उराव, ये सब कहाँ मिलेगा? ये झारखंड में मिलेगा, ये जनजाति है। भील, गोंड, अगरिया, कोरकू, ये सब कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में जाती है। और मध्य प्रदेश जो है इंडिया में सबसे अधिक जनजातीय समुदाय वाला राज्य है। भूटिया जनजाति आपको सिक्किम में मिलेगा और भोटिया जनजाति आपको उत्तराखंड में मिलेगा, जैसे बाइचिंग भूटिया है ना, तो सिक्किम वाला। इसके अलावा भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का वर्णन है? यहाँ पे भाग बोल रहा है और सहकारी समिति बोल रहा है, तो 9 का बी है ना। भारत के संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। 12 से 35 तक के आर्टिकल देखेंगे, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, वर्तमान में 6 हैं। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, 36 से 51 के बीच में है और भाग 4 में है। फिर भाग 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखते हैं, ठीक है। तो भाग 5 में क्या है? केंद्र की बात है। केंद्र की बात, ये आर्टिकल कहाँ से देखेंगे? तो 4 जहाँ पे स्टॉप हुआ है 51 पे हुआ है, तो ये 52 से देखेंगे 151 तक के तथ्यों मतलब आर्टिकल को कवर करेंगे। फिर 6 है, 6 में राज्य है, 151 में खत्म हुआ है, तो ये 152 से 237 तक के आर्टिकल को देखेंगे। फिर 7 जो है, 7 में आपने गुना का चिन्ह देख रहा है जो क्रॉस है, मतलब 7 अब लागू नहीं होते, निर्सित है। 8 जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करी गई है। 9 जो है ये पंचायत का बात करा गया है। 9 का ए जो है ये नगर निगम या नगर पालिका। इसके अलावा 9 का बी जो है ये सहकारी समिति। देखिए जो 22 भाग है, जो 25 भागों में कैसे विभक्त हुआ, तो 4 से 4 का ए बना मौलिक कर्तव्य के लिए, 9 से 9 का ए बना आपका जो है नगर पालिका के लिए, 9 से 9 का बी बना सहकारी समिति के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 22 से 25 भागों में विभक्त हो गए और यही आपका भाग बढ़ा है। सहकारी समिति की बात आपका जो है फंडामेंटल राइट में भी किया गया है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सहकारी समिति का कहाँ है, तो आर्टिकल 19 के 1 के सी में है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है फंडामेंटल है ना राइट के अनुसार। सुदरीमन कप 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता कौन है? चाइना है। सबसे अधिक बार सुदरीमन कप के विजेता भी चाइना है। इसके अलावा थॉमस कप और उबेर कप ये किस खेल से हैं? बैडमिंटन से, जहां थॉमस पुरुष खेलते हैं, उबेर महिला खेलते हैं। थॉमस कप 2022 के विजेता भारत था, ऐतिहासिक जीत था, इसलिए यह क्वेश्चन पुराना नहीं होगा आपके एग्जाम के लिए। इंडोनेशिया को हरा के जीते थे हम पहली बार। इसके अलावा स्विथलिंग कप ये टेबल टेनिस से है, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं, और कार्बिलॉन कप ये महिलाओं के टेबल टेनिस से है। बिहार के किस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो ये चंपारण में, बिहार के चंपारण में दुनिया की सबसे बड़ी रामायण मंदिर बनाई जा रही है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, उदयगिरी वन्य जीव अभयारण्य भी है, सॉरी उदयपुर, ठीक है। इसके अलावा बिहार में, अच्छा उदयगिरी आ गया है, तो उदयगिरी का गुफा है जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों जगह है, ध्यान रखिएगा। बिहार में सूर्य मंदिर है आपके औरंगाबाद में, जहाँ पर एक तालाब है जिसे सूरज कुंड तालाब कहा जाता है। इसके अलावा बिहार में के पटना में आपका महावीर मंदिर है, हरमंदिर साहब पटना साहिब में है, विष्णुपद मंदिर गया में है, बराबर की गुफा है, केसरिया स्तूप है, गोलघर है पटना में जो है, पत्थर की मस्जिद भी है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भूमध्य सागर को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो कांगो नदी, वर्ल्ड स्तर पे है ना, कांगो नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटता है। और इंडिया में भूमध्य सागर तो नहीं गुजरता, लेकिन कर्क रेखा जरूर गुजरते हैं, तो कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं इंडिया में माही नदी, यहाँ पे लिखा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है, इसके उद्गम कहाँ पे होते हैं? विक्टोरिया झील में होती है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप जो पीडीएफ स्कीम देखें उसमें से अगर आप इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, और जो सा भी अपने आपको ज़रूरत हो जैसा वैसा आप खरीद सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।